ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं गोपा सान्याल। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। कांकेर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। छत्तीसगढ़ में संभावित कोरोना वैक्सीन के वितरण के लिए सारी तैयारियां पूरी की गई। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को दी जानकारी। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरगुजा और सूरजपुर जिले में 30 नवंबर तक खिलाई जाएगी दवा। और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने आज अंबिकापुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की। श्रोताओं, कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। कांकेर जिले में आज तड़के सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए हैं। इनमें एक महिला माओवादी भी शामिल हैं। घटनास्थल से वर्दीधारी माओवादियों के शव के अलावा हथियार बरामद किए गए हैं। इनके पास मिले हथियारों से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मारे गए तीनों माओवादी बड़े कैडर से हैं। हालांकि अभी तक इनकी पहचान नहीं हो सकी है। इस मुठभेड़ में एसएसबी का एक जवान भी घायल हुआ है। पुलिस के अनुसार रेलवे निर्माण कार्यों की सुरक्षा में लगी एसएसबी की एक कंपनी के जवान आज सुबह कोसरोंडा और तुमापाल के इलाके में नियमित गश्त पर निकले हुए थे। इस बीच सुरक्षा बलों को देखकर माओवादियों ने रिमोट कंट्रोल से एक विस्फोट किया। इसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। घटनास्थल की तलाशी के दौरान 3 माओवादियों के शव के अलावा एक एसएलआर, एक इंसास और एक 12 बोर की राइफल बरामद की गई है। मुठभेड़ के बाद आसपास के इलाकों में सर्चिंग तेज कर दी गई है। बताया जाता है कि रेलवे लाइन निर्माण कार्य की सुरक्षा में लगे एसएसबी के जवानों की माओवादियों के साथ ये पहली मुठभेड़ थी। इधर दंतेवाड़ा जिले में 5 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें डीवीसी सुरक्षा दलम के प्लाटून सेक्शन का डिप्टी कमांडर सोमड़ू वेट्टी भी शामिल है। इस पर पुलिस ने 3 लाख रूपये का इनाम घोषित किया था। यह माओवादी संगठन के बड़े नेताओं की सुरक्षा में तैनात था। जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के डीआईजी विनय कुमार सिंह के समक्ष इन माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित सभी माओवादी सड़क काटने, विस्फोटक लगाने और माओवादियों की बैठक बुलाने जैसी गतिविधियों में सक्रिय थे। पुलिस के अनुसार ये माओवादियों ने लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर समर्पण किया है। अभियान के तहत जिले में अब तक 200 से अधिक माओवादी समाज की मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं। इनमें करीब 50 माओवादियों पर इनाम भी घोषित था। वहीं सुकमा जिले में माओवादियों ने एक नए बने अस्पताल भवन और स्कूल भवन में तोड़फोड़ कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया है। यह घटना केरलापाल के बड़े सट्टी गांव में हुई। इसके अलावा माओवादियों ने बड़े सट्टी पहुंच मार्ग पर कई पेड़ों को काटकर गिरा दिया है, जिससे आवागमन बाधित होने का समाचार मिला है। बिलासपुर उच्च न्यायालय ने झीरम घाटी हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार किए गए 2 माओवादियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति एमएम श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच में आज इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में गिरफ्तार कवासी कोसा और हिड़मा की जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले आरोपियों द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए में लगाई गई जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई थी। गौरतलब है कि 25 मई 2013 को हुई झीरम हमले की घटना के 3 दिनों बाद भारी मात्रा में हथियारों के साथ इन माओवादियों को गिरफ्तार किया गया था। सुकमा जिले के माओवाद प्रभावित चिंतलनार और जगरगुंडा इलाके में सुरक्षा बलों के जवानों और स्थानीय ग्रामीणों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के उद्देश्य को लेकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने एक नई पहल की है। इसके तहत सीआरपीएफ की 223वीं बटालियन द्वारा सुरक्षा बलों के जवानों और ग्रामीणों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। सीआरपीएफ की ओर से स्थानीय युवाओं को क्रिकेट खेलने के लिए यूनिफॉर्म के साथ ही अन्य खेल सामग्रियां भी मुफ्त में दी गई हैं। 17 से 20 नवंबर के बीच चले इस टूर्नामेंट में माओवाद प्रभावित 8 गांवों के युवाओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। खास बात यह है कि सभी टीमें चिंतलनार थाना क्षेत्र के पहुंच विहीन क्षेत्रों से पहुंची थी।
फाइनल मुकाबले के रोमांचक मैच में चिंतलनार के कोत्तागुड़ा की टीम ने तारलागुड़ा को हराकर खिताब अपने नाम किया। समापन मौके पर विजेता और उप विजेता टीमों और खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। संभावित कोरोना वैक्सीन के वितरण के संबंध में छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को दूरभाष पर चर्चा के दौरान दी। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति और वैक्सीन को लेकर चर्चा की। इस बातचीत के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति, मरीजों के उपचार की व्यवस्था और जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि कोरोना वैक्सीन के संबंध में राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि छत्तीसगढ़ के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इधर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से बचने के मद्देनजर छत्तीसगढ़ सरकार ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने संक्रमण के फैलाव पर रोक लगाने के लिए विमान से आने जाने वाले यात्रियों का कोरोना स्क्रीनिंग कराने की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने रायपुर और बस्तर के कमिश्नर और कलेक्टरों को रायपुर और जगदलपुर स्थित विमानतल पर यात्रियों के लिए पूर्व में जारी कोविड गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने को कहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ की जानी मानी लोक गायिका और नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित रजनी रजक ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है। जय जोहार। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मित्रों, कोविड महामारी के खिलाफ आज पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में इसके बचाव के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। हम सभी को इस जन आंदोलन में सहभागी बनना है। आइए हम सब अपने स्वयं के और परिवार तथा समाज की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा और बचाव के लिए 3 आसान एहतियाती उपायों को अपनाने का संकल्प लें। आप जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं। बाजार या किसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाएं तो लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और साथ ही साथ समय समय पर हाथ को साबुन और पानी से धोते रहें। ये 3 आसान उपाय आप अपनाकर हम कोरोना को मात दे सकते हैं। याद रखें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। रायगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 20 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही रायगढ़ जिले के नगरीय क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्यगत परिस्थितियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां और आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि इस साल 1 दिसंबर के बाद कोविड-19 स्पेशल सहित सभी रेलगाड़ियों का संचालन बंद हो जाएगा। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उसने अभी किसी भी रेलगाड़ी के संचालन को बंद करने का कोई फैसला नहीं किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान बिना अनुमति दूसरे राज्यों से धान के आयात को रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों में सतत निगरानी के निर्देश दिए हैं। आज मंत्रालय में समीक्षा बैठक में खाद्य मंत्री ने अधिकारियों को धान खरीदी शुरू होने से पहले सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में धान खरीदी की व्यवस्था के निरीक्षण के लिए दलों का गठन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि धान बेचने के लिए आने वाले किसानों को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। श्री भगत ने बताया कि केंद्र सरकार ने धान खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ को करीब 77,000 गठान नए बारदाने दिए हैं।
उन्होंने कहा कि धान खरीदी के लिए लगभग 4.25 लाख गठान बारदानों की जरूरत होगी। श्री भगत ने बताया कि 70,000 गठान प्लास्टिक के नए बारदानों की खरीदी के लिए कार्यादेश जारी किया गया है। साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 1 लाख गठान बारदानों का इस्तेमाल धान खरीदी के लिए होगा। बैठक में खाद्य विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह और सहकारिता विभाग के सचिव आर प्रसन्ना के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत आज प्रदेश में सामूहिक दवा सेवन अभियान का ऑनलाइन शुभारंभ किया। श्री सिंहदेव ने फाइलेरिया रोधी दवा का स्वयं सेवन कर इस अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत 23 से 30 नवंबर तक सरगुजा और सूरजपुर जिलों के सभी विकासखंडों में 2 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को दवा खिलाई जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने आज अंबिकापुर में सरगुजा और बलरामपुर रामानुजगंज जिलों की महिलाओं की उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की जन सुनवाई की। इस मौके पर डॉक्टर नायक ने कहा कि महिलाएं किसी भी तरह की मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक शोषण, घरेलू हिंसा या अन्य किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर अपनी शिकायत आयोग को कर सकती हैं। इसके लिए वे रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में सादे कागज में लिखे आवेदन भेज सकती हैं या आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोरिया जिला कार्य समिति की एक बैठक आज बैकुंठपुर में हुई। इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, संगठन के महामंत्री पवन साय और प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी दीपक पटेल सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। इस बैठक में भाजपा के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं राजनांदगांव जिला भाजपा इकाई की भी आज भाजपा कार्यालय में बैठक हुई। इसमें पार्टी की प्रदेश इकाई के आह्वान पर 1 से 20 दिसंबर के बीच अलग अलग तिथियों में 2 दिवसीय मंडल स्तरीय प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन की तैयारियों पर चर्चा हुई। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ स्थित विवेकानंद कॉलेज के विद्यार्थियों ने जनरल प्रमोशन की मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने कॉलेज के मुख्य द्वार में ताला लगाकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। विद्यार्थियों का आरोप है कि कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा सभी विश्वविद्यालयों के लिए छात्र हित में जारी निर्देशों का पालन विवेकानंद कॉलेज प्रबंधन ने नहीं किया, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। सरगुजा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष गुलाब कमरो ने महाविद्यालय पहुंचकर विद्यार्थियों और कॉलेज प्रबंधन के साथ चर्चा की, तब जाकर विद्यार्थियों ने अपना आंदोलन खत्म किया। वहीं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में कई पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम अब तक घोषित नहीं किए जा सके हैं। इसकी वजह से विशेष परीक्षा की समय सारणी भी जारी नहीं हुई है। इससे इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी काफी परेशान हैं और परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय में केवल बीकॉम अंतिम वर्ष के परिणाम ही जारी किए गए हैं, जबकि बीए और बीएससी के परिणाम अभी तक जारी नहीं हुए हैं। दुर्ग पुलिस ने गांजा तस्करी के लिए वाहनों को विशेष रूप से डिजाइन करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 95 किलो गांजा जब्त किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित झा ने बताया कि दुर्ग पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत वाहनों की जांच के दौरान ओडिशा से धमधा जा रहे 4 पहिया एक वाहन में छिपाकर ले जाया जा रहा गांजा बरामद किया गया। गांजे को छिपाने के लिए इस वाहन को अलग तरीके से डिजाइन किया गया था। गिरोह के सदस्य ओडिशा से गांजा लाकर छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में बेचते थे। दुर्ग में बच्चों और महिलाओं का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को केंद्रीय गृह मंत्रालय के एनसीआरबी शाखा से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इसी के तहत इस आरोपी को बापू नगर खुर्सीपार से गिरफ्तार किया गया। वहीं राजधानी रायपुर में पिछले दिनों एक नाबालिग बालिका से हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी और पीड़िता के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे बीती देर रात अटारी से गिरफ्तार किया। घटना के बाद से ही आरोपी फरार था। उसके खिलाफ पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस मामले में फरार 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों गुड़ियारी क्षेत्र में रहने वाली एक 14 वर्षीय बालिका को उसका ही एक दोस्त बहला फुसलाकर घुमाने के बहाने ले गया था। आरोप है कि उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर इस बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज गरियाबंद में जिलाधिकारियों के साथ बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने अन्य राज्यों से आ रहे धान और डंपिंग पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने सभी निर्माण कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए कहा। साथ ही ये हिदायत भी दी कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब कुछ खबरें संक्षेप में।
प्रख्यात फिल्म अभिनेता रजा मुराद ने बीती रात वन मंत्री मोहम्मद अकबर से राजधानी रायपुर में सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान श्री मुराद ने छत्तीसगढ़ में फिल्म उद्योग के विकास के लिए अपनी रुचि दिखाई और यहां की विशिष्ट संस्कृति की सराहना की। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने आज कोरबा में राताखार से गेवरा घाट तक करीब 2.5 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस सड़क के बन जाने से कोरबा से दर्री का सफर करीब 5 किलोमीटर तक कम हो जाएगा। आज मितानिन दिवस है। इस मौके पर प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर मितानिनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। आज आंवला नवमी है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में अनेक स्थानों पर महिलाओं ने आंवला पेड़ की पूजा कर परिवार के कल्याण और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। जांजगीर चांपा जिले में डबरा के कोगरी मार्ग पर कोसमझर बस स्टैंड के पास आज हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। कोंडागांव की मर्दापाल पुलिस ने नकली चेक देकर महुआ व्यापारी से ठगी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। और भारतीय रेलवे द्वारा किसानों की सहायता के लिए 25 नवंबर को छिंदवाड़ा स्टेशन से हावड़ा तक 18 डिब्बों की किसान स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। जांजगीर चांपा जिला कलेक्टर यशवंत कुमार ने अक्षय ऊर्जा आधारित योजनाओं का क्रियान्वयन क्रेडा के माध्यम से कराए जाने के निर्देश दिए। और कोंडागांव जिले के हीरा मानला गांव में पिछले दिनों एक ग्रामीण की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कांकेर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। छत्तीसगढ़ में संभावित कोरोना वैक्सीन के वितरण के लिए सारी तैयारियां पूरी की गई। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को दी जानकारी। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरगुजा और सूरजपुर जिले में 30 नवंबर तक खिलाई जाएगी दवा। और राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने आज अंबिकापुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।